कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स करवाए थे, वो एक बार रिवाइज कर लो, देख लो। उसके बाद हमने छोड़ा था उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के पॉइंट पे, ठीक है। तो उससे आगे करवाएंगे भाई। तो एक बार ये स्टार्टिंग के पॉइंट समझ लो, ठीक है। एक बार रिवाइज हो जाएंगे, आपको स्टार्ट अच्छा मिलेगा अपने को। क्या था, सबसे पहले मैंने आपको करवाया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है कि वो कंपाउंड्स जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति वो अपना बिहेव डिफरेंट करते हैं, इसलिए उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल देते हैं, ठीक है। ये था अपना प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये ऑर्डिनरी लाइट की अपने, ये क्या था अपना पोलराइजर प्रिज्म। इसके बाद इसने इस लाइट को एक प्लेन में कर दिया, ये हो गया अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद ये अपना पोलरिमीटर ट्यूब था। अब इस पोलरिमीटर ट्यूब के अंदर हमने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन डाला था, जिसको हमें चेक करना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं। तो उससे ये डालने के बाद अपने को 3 रिजल्ट मिलने की संभावनाएं हैं। एक तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनइफेक्टेड निकल जाए, जैसे इसके अंदर गई थी ऐसे कैसे बाहर आ जाए, इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये अपने प्लेन से क्लॉकवाइज घूम जाए, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रा रोटेटिव। फिर थर्ड क्या था, अगर ये अपने प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो इसका मतलब क्या है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और लिबो रोटेटिव बोलते हैं इसको, ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड, ये तो चलो लैब टेस्ट हो गया था अपना। अगर हमें एज ए कंपाउंड को बिना लैब टेस्ट के पता करना हो कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं, तो उसके लिए हमने कुछ कंडीशंस देखी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कंपाउंड के अंदर एक कायरल सेंटर पक्का होना चाहिए। कायरल सेंटर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा एटम जिसकी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा हो और चारों सिग्मा बॉन्ड के साथ डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था कायरल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे ये अपना होगा कायरल कार्बन, ये एक कायरल सेंटर है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ ओनली 1 कायरल कार्बन है तो 100% श्योरिटी है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए उस कंपाउंड की। उस कंपाउंड की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज से ये मतलब था कि जब उसकी इस, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, इसकी हम मिरर इमेज बनाएंगे तो ये वाली, इस कंपाउंड की ये वाली मिरर इमेज बनेगी। और अब इस कंपाउंड को इस मिरर इमेज के ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरी तरह ढक नहीं पाएगा। तो ये होती है अपनी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ओके, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए। थर्ड मैंने बताया था सबसे मेन पॉइंट कि अगर कंपाउंड शुड नॉट कंटेन पीओएस और सीओएस। पीओएस और सीओएस क्या थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो कंपाउंड के अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। मैंने बताया था कि प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ अपने को साइक्लिक कंपाउंड में देखने को मिलेगी, बाकी चेन वाले, ओपन चेन वाले कंपाउंड्स में अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने से काम चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है इमेजिनरी, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जब किसी कंपाउंड के ऊपर उसको डालते हैं तो कंपाउंड ऑब्लिक मॉलिक्यूल को वो इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड कर दे और वो दोनों हाफ्स एक दूसरे को सेम मिरर इमेज होने चाहिए एक दूसरे की, ठीक है। इम्पोजेबल मिरर इमेज बिल्कुल सेम जैसे, एक जैसे, मतलब इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड करें, उसको हम बोल देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है कंपाउंड में, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने बताया था साइकिल्स के अंदर मिलेगी,
हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया था। सेंटर ऑफ सिमेट्री के एग्जाम्पल से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे डायगोनली चलने पर, डायगोनली ऐसे ऐसे चलने पर सेम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस भी x और ये डिस्टेंस भी x, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे चलने पर सेम एटम ओब्लिक ग्रुप ऑफ एटम अपने को मिले सेम डिस्टेंस पे डायगोनली। ओके, तो इस पॉइंट को हम बोल देंगे, ये आपस में चेंज हो सकती हैं ये वाले डिस्टेंस, बट डायगोनली आप ये एक दूसरे से सेम होनी चाहिए। इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर कोई कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करता है तो वो कंपाउंड भी, चाहे कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो बेशक, बट वो कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको रब कर देता हूं। चलो, तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री से, सेंटर ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल से। हमने पिछला लेक्चर सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल पे छोड़ा था। तो आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और पढ़ा होगा अच्छे से। बाकी ये कुछ रिवाइज करने की चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। मैंने क्या बताया था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री अपने को कैसे कंपाउंड में देखने को मिलेगी? साइक्लिक कंपाउंड में। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो ये साइक्लोब्यूटेन मैं इसी प्लेन पे बना रहा हूं, ऐसे माना कि बोर्ड वाले प्लेन पे ही है, ठीक है, ये अपनी होगी साइक्लोब्यूटेन। इसके साथ मैंने दो कंपाउंड जोड़ दिए। इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड प्लेन से ऊपर है और ये नीचे। मैंने इसके साथ एक CH3 जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन तो है, चलो इस कार्बन के साथ मैंने इसके साथ भी यही जोड़ दिया सेम। चलो अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? देखो, चलो ये दूसरे एग्जांपल में करवाऊंगा। एक बार इसको ऐसे करो, इसको CH3 कंपाउंड इसमें नीचे जोड़ता हूं और इसमें, इसका मतलब ये है ये प्लेन से नीचे है और ये प्लेन से ऊपर, ये ऐसे इसमें ये प्लेन से ऊपर, ये प्लेन से नीचे, ठीक है। अब देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कहीं से? प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो पहले तो, मतलब इसको यहां से बीच से मैं तो डिवाइड्स में काट दूं तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी? नहीं। इसको इसके ऊपर रख के देखना, ऐसे जैसे हम पेज को फोल्ड करके देखते हैं। आपने लिए एक एग्जांपल बना के क्या है, देखो सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने का बिल्कुल इजी वे, 1% कंफ्यूज नहीं हो गया। मान लो ऐसे कोई कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये हो गया मान लो ये कंपाउंड। अब आपको दिख रहा है कि इसको अगर हम यहां से काट देंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही होगी आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि हो सकता है ना, इसमें नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, बट सिंपल वे बताता हूं मैं आपको किसी भी कंपाउंड को चेक करने का। जैसे आपका इमेजिनरी माइंड जो बोलता है कि इसको यहां से कट करने पर ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, वहां से कट करके उस जो कट हुआ है पार्ट उसको अपने दिमाग में वापस उसके ऊपर ऐसे रख के देख लेना, और दिमाग में ये इमेज बना के देखना कि जो मैंने कट किया है वो ऐसे के ऐसे उसके ऊपर टिक रहा है कि नहीं। देखो ये COH तो इस COH के ऊपर टिक जाएगा, बट ये वाला H इस OH के ऊपर जाएगा और ये OH इस H के ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। अगर बिल्कुल सेम ऐसा ही होता, यहाँ पे भी H होता और यहाँ पे OH होता, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती। तो कहीं भी अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने में, तो जहां से आपको लग रहा है कि यहाँ से कट करने पे 2 इक्वल हाफ बनेंगे, वहीं से ये अपने दिमाग में कुछ इस तरह की इमेज बना लेना, उसको काट के ऐसे फोल्ड करके रख के देख लेना दूसरे पार्ट के ऊपर,
और सेम बिल्कुल उसको ढक रहा है। यहाँ पे देखो सेम ढक नहीं रहा इसको, ओ एच के ऊपर एच जा रहा है और एच के ऊपर ओ एच जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरा फंडा होता है इसको चेक करने के लिए कि हम ये देखें ये प्लेन से ऊपर है, ये प्लेन से नीचे है। यहाँ पे अगर हम इसको कट करेंगे तो बिल्कुल एज सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें इस कंपाउंड में देखो अपना मीथेन ग्रुप प्लेन से नीचे जा रहा है और इसमें प्लेन से ऊपर है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कट करके देखोगे इसको ऐसे ऐसे, तो भी ये अपनी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर रहा। देखो अगर मान लो मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया? इसको ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रख के देखो, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड अपना प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है इसमें। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, बट साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए अपने को इसमें अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए इसमें देखो इसके सेंटर से इधर चल के देखना और इधर आके देखना, ठीक है। अब इधर देखो, इधर ये कार्बन CH2 है और ये भी CH2 है, ठीक है। पहले तो इसमें ये चेक करो कायरल सेंटर है या नहीं। फर्स्ट काम है कायरल सेंटर चेक करने का, ये चीजें तो हम दोबारा बाद में चेक करेंगे। देखो यहाँ पे कायरल सेंटर तो है, ये कार्बन हो गया, इसके साथ एक साइड ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक साइड ये वाला जुड़ा हुआ है और एक साइड ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 2 क्या जाएगा 1 2। और अभी देखो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करके देखो एक बार। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए यहां से चले डायगोनली देखना, हमने मान लो ये हमारा x डिस्टेंस है, तो ये दूसरा कंपाउंड भी देखो x डिस्टेंस भी आ रहा है कि नहीं भाई। ये प्लेन से ऊपर था तो हमने ऐसे इसको ऐसे देखा ऐसे, तो ये इतनी डिस्टेंस ले रहा है, इतना ही ये प्लेन से नीचे था, तो ये भी सेम डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये वाली भी, ठीक है। दूसरा देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये भी क्या सेम डिस्टेंस में है। देखो ये फिगर मान लिया प्लेन से नीचे है बट ये प्लेन से ऊपर है, बट है तो सेम डिस्टेंस पे, इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये कंपाउंड क्या होगा अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था उसमें देखना अभी इसमें चेक करवाओ, देखो इसमें अपने को प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है या नहीं। भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, ऐसे कट करोगे तो भी नहीं है, ऐसे कट करोगे तो भी नहीं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरा काम अपने को सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने का। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां से देखोगे आप तो एक जहां से चलोगे तो ये ग्रुप मिल रहा है। अगर ऐसे ही मैं अगर ये देखो इसके साथ हम तो ग्रुप डिस्टेंस तो सेम है बट ग्रुप चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ मान लो ये एच है, यहां से देखोगे तो ये क्या है CH3 ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है, मतलब चेंज है। डिस्टेंस सेम बट जो ग्रुप मिल रहे हैं सेम डिस्टेंस पे वो भी सेम होनी चाहिए, तो ही प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका ऑप्टिकल आइसोमर क्या बनेगा, इसकी मिरर इमेज में आगे लिखते हैं। देखो चलो मान लिया जगह थोड़ी सी कम है, ऐसे देख लो। इसको ऐसे लेके आऊंगा मैं तो ये
ऐसे खींच के ऐसे लेके आएंगे इसको, तो ये किनारा ऊपर रह जाएगा ना, ऐसे, ठीक है। ये देखो ये आ जाएगा नीचे अपना 3, ठीक है। ये होगी इसकी मिरर इमेज। अब देखो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है या नहीं, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखूं मैं तो क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल है? हाँ, इम्पोजेबल तो नहीं है ना, इसको पूरी तरह तो ढक नहीं रहा ना, इसका मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड क्या है? यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। क्यों? क्योंकि रीजन है इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे ये अपना ग्रुप भी तो चेंज हो जाएंगे, CH3 और तो ये थे अपने प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक एग्जांपल। एक और देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री का कुछ नहीं है, अपने दिमाग में आपको ये चीजें थोड़ी क्रिएटिव करना पड़ेगा, माइंड को क्रिएटिव करके सोचना पड़ेगा कि ये है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, एक बार चेक करो। इसको मान लो मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, क्यों? अब यहां से कट करके देख लो एक बार इसको, और फिर वही जैसे मैंने बताया था ऐसे पेज की तरह इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रख के देखो, बिल्कुल इसके ऊपर ढक रहा है, इसकी मिरर इमेज को पूरी तरह इम्पोज कर रहा है? नहीं, मतलब इक्वल टू हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू हाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वही आइटम है यहाँ भी वही आइटम है, ऐसे तो आपको यहाँ भी आइटम दिख रहा है, बट पोजीशंस का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। ये प्लेन के ऊपर है, यहाँ पे से यहाँ पे प्लेन के नीचे है, तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। दूसरा पॉइंट अपने को चेक करना है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को चेक करने के लिए आप इसमें ये देखोगे कि देखो यहां से चल रहे हैं CH3, यहां से चल रहे हैं CH3, ठीक है। अब यहां से चल रहे हैं तो सेम पॉइंट पे हाइड्रोजन, यहां से चल रहे हैं तो सेम पॉइंट पे हाइड्रोजन, यहां से सेम डिस्टेंस पे NH, सेम डिस्टेंस पे अमोनियम। तो देखो यहाँ पे डायगोनली चलने पर सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल हाँ। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओके। तो मतलब इसका ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ओके। तो इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सबसे पहले तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे, फिर उसमें चेक करोगे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो, अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से काम चल जाएगा। अभी एक चीज समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो OH कार्बन, OH हाइड्रोजन, कार्बन, Br हाइड्रोजन और COOH। यहाँ पे चेंज कर दो इसको CH3। अभी आप एक बात बताओ मेरे को, क्या ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में काइरल सेंटर है? यस, एक तो ये वाला काइरल सेंटर हो गया और एक ये वाला। अगर एक होता तो हम देख लेते कि हाँ एक है,
ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बट अभी दो कायरल सेंटर हैं इसमें, तो उस फॉर्मूले में डायरेक्टली जो हमने माना था कि एक होने से कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है सिर्फ तो 100% ऑप्टिकल एक्टिव। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दो कायरल सेंटर है तो अपने को चेक करना पड़ेगा सिमेट्री। अभी कौन सी सिमेट्री चेक करोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर यहाँ से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री डालू मैं तो क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? नहीं, देखो ग्रुप ये अलग अलग हो गए हैं इसमें तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, अब यही कंपाउंड में कार्बन OH और कार्बन Br4 CH3। अभी देखो ये कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सेम कंपाउंड है। मैंने क्या चेंज किया है इसमें? मैंने इसमें चेंज किया है ये Br OH को चेंज नहीं किया, सिर्फ Br को चेंज किया है मैंने, ठीक है। एक और थर्ड कंपाउंड बना दूं मैं आपके लिए इसका सेम। तो देखो अगर इसकी हम मिरर इमेज बनाएं इस कंपाउंड की, ठीक है, तो देखो क्या बनेगी, इसको उठा के ऐसे कर COOH। ये सब चीजें दिमाग की क्रिएटिविटी का खेल है। अब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे इधर आ जाएगा, OH इधर, ओके, फिर ये कार्बन, फिर Br इधर और H इधर और CH। अभी एक बात बताऊं, ये इसकी मिरर इमेज है ना, ओके, क्या ये इसकी मिरर इमेज है? ऑप्टिकली एक्टिव तो तीनों है भाई, ठीक है, क्योंकि सिमेट्री नहीं है। बट एक बात बताओ आपने को, ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है नहीं। देख लो, अगर मैं मिरर इमेज बनाता इसको तो ये हाइड्रोजन भी उधर जाना पड़ता है इसको और OH इधर आ जाता, तो हम इसको इसकी मिरर इमेज बोल सकते थे। ये दोनों आपस में क्या है? मिरर इमेज है एक दूसरे की, ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है। और देखो ये इसकी मिरर इमेज होके इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यस। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे इनएंशियोमर। याद रखना, ये टर्म मैंने पिछली उसमें भी बताई थी आपको, बट मैंने एग्जांपल के शायद एग्जांपल के साथ ही बताई थी। इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव है दोनों, और स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ द ग्रुप्स की डिपेंड है। ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स which are non super imposable mirror image of one another। एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इनएंशियोमर्स। इसको मैं नाम देता हूं 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। चलो ये दोनों तो कौन से हो गए? इनएंशियोमर। एक बार ये नोट कर लो, उसके बाद मैं एक पॉइंट और बताता हूँ इसमें।
इसका नोट कर लो, चलो पोज करके नोट कर लेना, मैं नोट कर लूँ। अभी अगर कोई आपसे पूछे 1 और 2 क्या है भाई, ऐसे क्वेश्चन आ गया आपके पास, रिलेशन ऑफ 1 and 2, 1 और 2 का क्या रिलेशन है, और वो इसी रिलेशन में से पूछ रहा है आपको इनएंशियोमर और इस वाले में। अब ये कंपाउंड इसकी मिरर इमेज तो नहीं है, बट क्या है, कंपाउंड तो यही है, देखो फॉर्मूला सेम है, स्टीरियो आइसोमर है ये दोनों, बट क्या है, मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डाया स्टीरियोमर्स। मिरर स्पेशियल स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट, और ये जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव भी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव भी नहीं कर सकता था, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी करवाऊंगा आपको। तो डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, कम स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। ठीक है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो उनको बोलते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। ऐसा नहीं है कि आप उनको नहीं बोल सकते, मतलब स्टीरियो आइसोमर तो होने चाहिए। स्टीरियो आइसोमर का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट। तो ये तो कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए, बट ये हो सकता है कि एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो इस तरीके से, ठीक है। जो ऑप्टिकली एक्टिव, और ये कंफर्म है कि ये इनएंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे आपको, उन्हीं को आप इनएंशियोमर्स बोलोगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव और एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, उनको आप बोलोगे इनएंशियोमर्स। और फिनोमेनन भी आ सकता है कभी कभी, इनएंशियोमरिज्म भी बोल देते हैं, और इनको बोलोगे आप डायस्टीरियोमर्स। ऐसे स्टीरियोमर्स जिनका एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। ऐसी कंडीशंस भी हो सकती थी इसमें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो, नहीं, इसमें ये कंडीशन भी हो सकती थी कि ये मीजो कंपाउंड भी हो सकता था, ठीक है। अब मीजो कंपाउंड और वो इस प्रकार का एग्जाम्पल और देखो तो आपको ये इनएंशियोमरिज्म और डायस्टीरियोमर्स मीजो कंपाउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड देखो आप, ठीक है। एक फिर ये वाला देखो, मान लो ये सेकंड नंबर हो गया, इसी की मिरर इमेज बनाता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। ये OH इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, अभी देखिए, अभी इसमें चेक करना है, यहाँ कायरल सेंटर प्रेजेंट है जी सर, ये हो गया एक कायरल सेंटर और एक ये वाला, ठीक है, दो कायरल सेंटर प्रेजेंट है इसमें हमें। अब दूसरा काम क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना, क्योंकि भाई ओपन चेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करोगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने पर देखो, अगर मैं इसको ये प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूं तो ये कंपाउंड इक्वल टू पार्ट में डिवाइड होगा, बिल्कुल इक्वल टू आप, जैसे मैंने आपको बताया था। इसको एक पेज मान के ऐसे फोल्ड करके देखो
जा रहा है, COH CH के ऊपर चला जाएगा, OH OH के ऊपर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर और कार्बन कार्बन के ऊपर। तो मतलब ये अपने प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल ओके है, ठीक है, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। कायरल सेंटर है बट क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों, इसको छोड़ो, ये दोनों आपस में आपको स्टीरियो आइसोमर्स लग रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन याद करो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है। तो देखो सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल, इसमें भी बाई अल्कोहल 2 पे है, अल्कोहल 2 पे 3 पे है, और कोई एसिड डाइओनिक एसिड है, बट ये देखो इसमें स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब ये प्लेन से ऊपर है, ये नीचे, ये यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेन से ऊपर है, अल्कोहल प्लेन से नीचे। तो अब ये स्टीरियो आइसोमर्स तो है एक दूसरे के, बट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या, देखना। अगर मैं इसको यहां से कर दूं तो क्या ये इक्वल टू पार्ट में डिवाइड होगा, नहीं। अरेंजमेंट देखो, इक्वल का मतलब है सब कुछ एक जैसा हो, सेम। यहां मैं इसको उठा के इसके ऊपर फोल्ड करके रखूंगा तो क्या जाएगा, नहीं, क्योंकि OH के ऊपर H जाएगा और H के ऊपर OH जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, भाई जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ आपको कि ऐसे कट करके इसको फोल्ड करके ऐसे रख के देखो, ये कोई रूल नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे आप रूलिंग के हिसाब से तो यही चेक कर सकते हो कि ये यहाँ पे OH प्लेन के ऊपर है, प्लेन के नीचे है, H है। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप कर लोगे, बट मैं आपको सिर्फ एक ये सिंपल वे बता रहा हूँ चेक करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो मतलब कंपाउंड कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड, ठीक है। अब ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। अब ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं आपसे पूछूं, रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3rd, फर्स्ट और थर्ड के बीच में मैं आपसे रिलेशन पूछूं तो क्या बोलोगे, डायस्टीरियोमर्स, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं बट मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, तो इनको क्या बोलोगे आप, डायस्टीरियोमर्स। देखो डायस्टीरियोमर्स में आ गया ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हुए भी क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स तो है, इसलिए ये क्या बन गए, डायस्टीरियोमर्स। ओके, मैं आपसे बोलूं 1 एंड 2 तो क्या है, फर्स्ट और सेकंड में क्या है, ये भी डायस्टीरियोमर्स है। ओके, मैं आपसे बोलूं सेकंड एंड थर्ड, अब सेकंड और थर्ड क्या है, इनएंशियोमर्स बोल दूं, ठीक। देखो स्टीरियो आइसोमर्स है, ऑप्टिकली एक्टिव है और एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है, इसलिए आप इनको क्या बोलोगे, इनएंशियोमर्स, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछ जाता है, डायस्टीरियोमर्स, इनएंशियोमर्स, और एक चीज और होती है इसमें, इस कंपाउंड को हम इसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं, मीजो कंपाउंड बोलो या मीजो फॉर्म बोलो। क्यों बोलते हैं मीजो फॉर्म, इसका मतलब क्या है, किस कंपाउंड को बोलते हैं, दैट कंपाउंड विच हैव कंटेनिंग विच हैव कायरल सेंटर, कि जिसमें कायरल सेंटर है जो ऑप्टिकली एक्टिव होने की
कर रहा है, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई सिमेट्री आने की वजह से वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री ये क्या हो जा रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है। इसमें होता क्या है ऐसे कंपाउंड्स में, देखो इसमें होता क्या है, इसको हम बोलते हैं इंटर कंपनसेशन। इंटर कंपनसेशन क्या होती है, इंटर कंपनसेशन होती है कि इस कंपाउंड का एक हिस्सा, देखो एक ऊपर वाला हिस्सा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कैसे करेगा, मान लो हमें नहीं पता कैसे करेगा, बट मान लेते हैं इसने अपने प्लेन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। बट जो ये सेकंड वाला हिस्सा है इसी कंपाउंड का, ये क्या करेगा, इतने ही जितने एंगल पे इसने मान लो इसने थीटा एंगल पे घुमाया है, इसको रोटेट किया है इसके प्लेन से, तो जो ये वाला हिस्सा है इसका, ये और दूसरे वाला हिस्सा, ये क्या करेगा, ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वापस से मतलब यहां से वापस कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। भाई इसने इतनी वापस की, इसने इतनी थीटा एंगल ही वापस कर दी, तो प्लेन पोलराइज्ड जैसे गई थी वैसे ही बाहर आएगी, अनइफेक्टेड, हमें क्या लगेगा अनइफेक्टेड है, क्यों है, क्योंकि इंटर कंपनसेशन की वजह से। इंटर कंपनसेशन का मतलब समझ गया, इंटर कंपनसेशन का मतलब है कंपाउंड का एक हिस्सा उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा उतना ही एक्सटेंट से उतने एंगल पे उसको एंटी क्लॉकवाइज कर दे रहा है, जिससे कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो अपने को अनइफेक्टेड बाहर मिलती है। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मेजो कंपाउंड, कि जिन कंपाउंड में दो कायरल, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, एक भी हो सकता है, एक वाला तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव हो गई, दो मतलब दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट हो बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, और उनके होने का कारण क्या होता है, उनके होने का कारण होता है कि उनके अंदर इंटर कंपनसेशन होती रहती है, जिस वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है कायरल सेंटर होने के बावजूद। तो देखो अभी मेजो कंपाउंड, डायस्टेरियोमर्स और इनएंशियोमर्स, इन तीनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, ओके। तो कंपाउंड को पता करने के लिए कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये चेक करने के लिए उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, मतलब क्या कंडीशंस होंगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होनी चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए, और उसमें कोई सिमेट्री मतलब कोई नहीं, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ओके। अभी अपने पास पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसमें वो दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कैलकुलेशन की बेस पे, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स, दो स्टीरियो आइसोमर दे देगा और बोलेगा इसमें ये बताओ मेरे को कि कितने तो ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, इसके कितने इनएक्टिव होंगे, इनएक्टिव भी हो सकता है, जो अभी एग्जांपल करवाया मैंने आपका उसमें इनएक्टिव भी है, और बोलेगा कि इसमें कितने टोटल फॉर्म कितनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, इस कंपाउंड की किस तरह की हो सकती है। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है टर्मिनल ग्रुप से, ठीक है, से लिखा जाएगा भाई, जब टर्मिनल ग्रुप सेम हो गया, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट,
एक्टिव और आइसोमर्स देखने के लिए हमें क्या देख लेंगे, दो केस बन सकते हैं इसमें, या तो टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट लगे हो या टर्मिनल ग्रुप्स सेम लगे। अगर टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट लगे हैं कंपाउंड में तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे आपके 2n। ओके, मतलब जैसे देखो ये वाला कंपाउंड है आपका, और देखो यहाँ पे दोनों टर्मिनल ग्रुप सेम है, ठीक है। n होता है अपने पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कायरल सेंटर बोलो या कायरल कार्बन बोलो, यहाँ पे तो कार्बन ही आएगा आपके पास, है ना। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन की इसमें कितने हैं? 2, ठीक है। अब टर्मिनल ग्रुप सेम वाली कहानी बता दी मैंने, जो डिफरेंट ले लिया उसमें, ये वाला CH3 सेम वाला इसमें तो देखो टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है अपने पास, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके 2n, मतलब n2, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें 2, तो की पावर कितने आ जाएंगे 4। कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे इसके 2, ठीक है। ओके, अब इसमें देखो मेन टर्मिनल ग्रुप आर डिफरेंट, तो इसमें अपने पास 2 केस बन सकते हैं। एक तो when n is equal to odd, और दूसरा बन सकता है n is equal to even। मतलब odd का मतलब कायरल सेंटर odd हो, 1 3 5 7, और even का मतलब है 2 4 6, इस तरह से इतने नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो जब इवन होगा तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे आपके पास 2n-1, ठीक है, प्लस 2p-1, ठीक है। अब यहाँ पे n तो क्या है आपको पता है, लिखूं नंबर ऑफ कायरल सेंटर, p है n/2 होता है e की वैल्यू, जब ये इवन है तो कायरल सेंटर का नंबर, ठीक है। अभी इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने आ जाएंगे आपके, ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएंगे आपके ये 2n-1, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख लो या मीजो कंपाउंड ले लो, मीजो कितने आ जाएंगे आपके ये वाले 2p-1, ठीक है। इसी तरह अगर चलो इसके एग्जाम्पल करवा देता हूँ आपको, ये देखो CH3CHOH और एक साथ ही लिखो क्योंकि इसमें भी केस बन जाएंगे फिर, और CH3। अभी देखो कायरल सेंटर कितने हो गए इसमें, 2 कायरल सेंटर हो गए। अब n की वैल्यू कितनी है 2 अपने पास, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे अपने पास 2n-1 प्लस 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी तो 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा इसका 2^2-1, 2 प्लस 2^1 प्लस 2^0, मतलब 2 और इसकी वैल्यू आएगी 3। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने आ गए इसके 3, ठीक है। अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे इसमें ये वाले 2^2-1, मतलब 2^2-1 मतलब कितने आ गए 2, और मीजो कंपाउंड कितने होंगे 1, ठीक है। चलो तो अपने पास अगर n
ओड होगा तो कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला होता है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे अपने 2 p और p होता है यहाँ पे n-1 इस कंडीशन में, ठीक है। अगर इवन है तो p होगा n/2, अगर ओड है तो p होगा n-1। चलो इसके बाद आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और मीजो, पहले मीजो बताऊं। मीजो होते हैं 2p/2 और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए अभी? टोटल 2p और मीजो 2p/2, तो इतने कंपाउंड हो गए अपने ऑप्टिकली एक्टिव। चलो इसका एक एग्जांपल और देख लो, यहीं पे दिखा देता हूँ। मान लो ये हमारे पास CH3CHOH CHOH और CHOH, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर देखो 3 है कायरल सेंटर, ये वाला। अभी ये बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं है, तो ये स्यूडो कायरल है, ये भी समझा देता हूँ अभी एक बार के लिए। अभी मेरी बात मान लो कि ये कायरल है, ठीक है। तो ये 3 कायरल पॉइंट हो गए इसमें, तो n अपना कितना हो गया 3, तो p क्या हो जाएगा n-1, तो 3 - 1 = 2, ओके। अब टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालोगे कितने आएंगे? 2p, p कितना है 2, तो 4। अब ऑप्टिकली एक्टिव और मीजो कंपाउंड कितने आएंगे आपके? p/2, नहीं है ना? अच्छा 2 और p/2 4/2, मतलब 2 4। अब 4 में से ये 4 गए तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने बचेंगे इसमें? 4 - 4 = 0, ठीक है। तो ये थी अपनी (3 - 1 = 2 और 2, ठीक। तो ये थे कि अपने कैलकुलेशन ऑप्टिकल आइसोमर्स के। अब चलो पॉइंट करा देता हूँ छोटा सा मैं आपको सूडो कायरल कार्बन का। मैं कैसे बताया इसको कि सूडो कायरल है? फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? 2 different groups attach, ठीक है। दूसरा remaining 2 groups exhibit GI, ठीक है। और having कायरल कार्बन, ठीक है। ये कहानी होनी चाहिए। उस कार्बन को हम बोलते हैं सूडो कायरल कार्बन, मतलब जैसे एक कार्बन है, इसके साथ मैंने 2 डिफरेंट ग्रुप जोड़ दिए आपके, एक तो हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक OH जोड़ दिया, दोनों डिफरेंट हो गए। अब जो ये दोनों मैं मान लो क्या बता रहा हूँ, एग्जीक्यूट करते रहेंगे, मतलब CH डबल बॉन्ड CH और CH3 2 3 4, ठीक है। सेम ऐसा ही ग्रुप में इस साइड जोड़, ठीक है। मान लो CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। अब देखने पे तो ये दोनों क्या लग रहे हैं सेम, ये GI एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, GI मेडिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि देखो बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड है और डिफरेंट
इसमें देखो, अगर इस कार्बन पे हम ये कार्बन मान लें तो हमें ये नहीं पता ना कि इसमें ये अगर सीज फॉर्म है, ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो, और अगर ये भी सीज फॉर्म हुई, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट इसके भी हाइड्रोजन और एटम का सेम ऐसे हुआ जैसे इसमें है और इसमें भी ऐसे हुआ, तो ये अगर सीज फॉर्म हुई तो ये सूडो कायरल नहीं होगा, ये कायरल नहीं हुआ ये कार्बन। और अगर मान लो ये सीज हुआ और ये ट्रांस हुआ तो ये होगा। तो ऐसी कंडीशन में मतलब हम श्योर नहीं है, तो हो भी सकता है और ना भी हो। तो इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? सूडो कायरल कार्बन। ठीक है, दो छोटे छोटे पॉइंट और समझ लो। देखो, रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू enantiomers in same amount। मतलब कि भाई दो enantiomers होते हैं। enantiomers समझते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, जो एक तो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं, जिसमें से एक तो क्या करेगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। वही होंगे ना enantiomers। चलो हमें ये नहीं पता कि कौन सा घुमाएगा, बट एक उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, अब सेम अमाउंट मतलब क्या है कि एक उस मिक्सचर में दोनों सेम क्वांटिटी में है, उतना ही तो अपने पास वो वाला डेक्स्ट्रो है और उतना ही लीवो है। ठीक है, मान लो 50% डेक्स्ट्रो है तो 50% लीवो है। ओके, तो ये दोनों मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? मिक्सचर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। वही इंटरकंपेंसेशन वाली कहानी हो जाएगी। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, 30 डिग्री एंगल पे घुमा दिया मान लो इसने, तो ये वापस से 30 डिग्री एंगल पे उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपने प्लेन पे सीधा कर देगा। तो रेशमिक मिक्सचर होता है कि टू enantiomers का मिक्सचर जिसमें इनकी क्वांटिटी सेम हो। और वो मिक्सचर कौन सा क्या कैसा होता है? हमारे पास रेशमिक मिक्सचर इनएक्टिव होता है। रीजन समझ गए क्यों होता है इनएक्टिव? क्योंकि एक क्लॉकवाइज घुमाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको सेम कर देगा। तो आज के टॉपिक को यार यहीं पे क्लोज करते हैं, और इसके बाद बुरा मत मानना, एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा स्टीरियो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, क्योंकि एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझाएंगे आपको, और एक दो पॉइंट और हैं जो बताएंगे कि किन में एग्जिस्ट करेगा, किन में नहीं करेगा, और क्या कहानी होगी उसकी। तो यार एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा इसका। देखो, मुझे पता है कंसेप्ट मतलब इसको समझने में थोड़ा दिमाग पे लोड आता है, पर एक चीज समझ के देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या है? अपना क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि रट्टा मार वाला सिस्टम नहीं है, इसमें दिमाग पे क्रिएटिव बनाना पड़ेगा, दिमाग को आराम से समझ में आ जाएगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।